प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। भूगोल क्या है? भूगोल ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी तथा उससे जुड़े पक्षों का वर्णन किया जाता है। पृथ्वी तथा इस मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। एनसीईआरटी की किताब कक्षा 12 की उसका पहला चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। भूगोल क्या है? भूगोल ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी तथा उससे जुड़े पक्षों का वर्णन किया जाता है। पृथ्वी तथा इससे मानव के संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। इसकी परिभाषा रेडजिल ने दी है, जर्मन भूगोलवेत्ता, जिन्होंने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कहने का तात्पर्य है कि मानव भूगोल जो है, जो मानव समाज है और धरातल के संबंध, उन दोनों के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी एक का दूसरे के साथ और दूसरे का पहले के साथ, समाज का धरातल के साथ और धरातल का मानव समाज के साथ किस तरह का अध्ययन है उसका संश्लेषण किया जाए तो यह मानव भूगोल है। रेडजिल की शिष्या हुई एलन सी सैंपल, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है? अस्थिर पृथ्वी, ऐसी पृथ्वी जो अस्थिर है, जो परिवर्तन होता रहता है जिसमें, ऐसी पृथ्वी जो स्थिर नहीं है, और क्रियाशील मानव, कैसा मनुष्य जो लगातार क्रिया कर रहा है, इनके बीच जो संबंध है वो परिवर्तनशील है। इन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। पृथ्वी के प्रमुख घटक। पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं जिनके नाम है, एक है प्रकृति जिसमें भौतिक पर्यावरण शामिल है, दूसरा है जीवन जिसमें मनुष्य शामिल है। भूगोल का मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी को मानव का घर समझकर उसका अध्ययन करना। भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण से, यानी भौतिक पर्यावरण से मनुष्य के अंतर संबंधों का अध्ययन है। मानव ने भौतिक भूगोल द्वारा प्राप्त संसाधनों से सांस्कृतिक, जो भौतिक भूगोल से मतलब है भौतिक पर्यावरण से, जो मनुष्य के आसपास का पर्यावरण है, उससे संसाधन प्राप्त किए हैं। जिन संसाधनों से जो संसाधन है जो भौतिक पर्यावरण से उसने प्राप्त किए हैं, उससे सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण किया है। भौतिक पर्यावरण क्या है? जो मनुष्य के आसपास नदियां, झील, तालाब, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, और उससे मनुष्य ने सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण किया। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है? जैसे मनुष्य ने कहीं गांव बना दिए, कहीं सड़कें बनाई, कहीं रेल मार्ग बनाए, कहीं उद्योग धंधे लगाए। जो मनुष्य के द्वारा निर्मित पर्यावरण है वो सांस्कृतिक पर्यावरण है। जो प्रकृति से हमें पर्यावरण मिलता है वो भौतिक पर्यावरण है, उसका निर्माण किया सांस्कृतिक पर्यावरण का। भौतिक पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों का इस्तेमाल करके मानव ने इसका निर्माण किया है और इनका उपयोग किया है। जो सांस्कृतिक पर्यावरण बनाया है मनुष्य ने, उसका उपयोग, उसका निर्माण भी किया है और उसका उपयोग किया है। पर्यावरणीय निश्चयवाद। मानव जब आदिम अवस्था में था तो प्रकृति से डरता था, प्रकृति की पूजा करता था। किसी भी प्राकृतिक स्थिति को, उदाहरण के लिए बिजली कड़कना या तेज वर्षा होना, कहीं बिजली कड़के, तेज वर्षा हो जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं ज्वालामुखी फट जाए, तो मनुष्य इन सब प्राकृतिक घटनाओं से डरता था और यह मानता था कि यह प्रकृति का प्रकोप है। मानव के जीवन पर प्रकृति का प्रभाव बहुत अधिक था। उसके हर कार्य में प्रकृति की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं या नियतिवाद कहते हैं। आपकी पुस्तक में एक उदाहरण है, मानव का प्राकृतिकरण। किस प्रकार मनुष्य पर प्रकृति का प्रभाव पड़ा और मनुष्य ने अपने जीवन को प्रकृति के साथ समायोजित कर लिया है। बेंदा एक आदिवासी का उदाहरण है जो मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं। छोटा सा उसका गांव है जंगल के बीच में, जिसमें केवल 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच स्थित है। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते, जिनकी भीड़ प्रायः गांव मिलती है, भी यहाँ दिखाई नहीं देती। आवारा कुत्ते, पक्षी, बहुत सारे जानवर आपके आसपास दिखाई देते हैं, लेकिन बेंदा का जो 3 झोपड़ियों का गांव है, उस गांव में इस प्रकार के कोई कुत्ते, पक्षी कुछ नहीं दिखाई देता। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेंडा का सर्वेक्षण करता है। बेंदा जो है उसने एक छोटी लंगोटी पहनी हुई आदिवासी व्यक्ति है, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है
जिससे वो जंगल, जिसे वो पैंडा कहते हैं, उसका सर्वेक्षण करता है। जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरणीय कृषि करता है, वहाँ उस कबीले में, जिस कबीले में मैदा रहता है, उसके कबीले के लोग स्थानांतरणीय कृषि करते हैं। स्थानांतरणीय कृषि कौन सी कृषि है? जिसे हम झूम कृषि के रूप में जानते हैं। मैदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। ये इस प्रकार की कृषि जो है, ये झूम कृषि या स्थानांतरणीय कृषि कहलाती है। इसमें जंगल के हिस्से को साफ करते हैं, उस पर आग लगाते हैं, जला देते हैं, और उससे जो राख बनती है, उस राख पे, वो राख जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है, और उसी में कुछ बीज बो दिए जाते हैं परंपरागत यंत्रों की मदद से, और उसमें जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन को प्राप्त किया जाता है। जब ये जमीन की उर्वरता समाप्त हो जाती है, तो जंगल के किसी अन्य भाग में जाके जंगल को जलाया जाता है, और उसके बाद फिर उस पर उसी तरह परंपरागत ढंग से कृषि की जाती है। तो ये जो कृषि है, ये कहलाती है झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि। तो मैदा के कबीले वाले व्यक्ति लोग इसी प्रकार की कृषि करते हैं। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर मैदा प्रसन्न है। जैसे ही वह महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है, जिन्होंने बचपन से उसे आश्रय दिया है, वह सोचता है कि सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। तो मैदा देखता है अपने आसपास जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, उनमें फूल आ गए हैं, महुआ के, पलाश के, साल के वृक्ष को देखता है। वो सोचता है कि वो इस सुंदर ब्रह्मांड का, जिस ब्रह्मांड में वो रह रहा है, जंगल के जो माहौल में जो रह रहा है, वो कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति है। बिसर्पी गति से पैंडा को पार करते हुए नदी तक पहुंचता है। टेढ़े मेढ़े ढंग से घूमते हुए जंगल को पार करता हुआ पैंडा नदी तक पहुंचता है। जैसे वो चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लूगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। उसके बाद जैसे वो पहुंचता है नदी के पास, उसे याद आता है कि जो वन की आत्मा है लोई लूगी, उससे जो उसने प्यास बुझाने की स्वीकृति ली थी, उसके लिए उसको धन्यवाद कहना चाहिए। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए मैदा गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। जंगल में आगे बढ़ता है पानी पीने के बाद, और जो कुछ पत्ते हैं जिनमें कुछ गूदा होता है और जो कोई कंदमूल उसे मिलते हैं, उन्हें चबाता हुआ बढ़ता है। लड़के वन से गज्जरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ये विशिष्ट पादप हैं जिनका प्रयोग मैदा और उसके लोग करते हैं। कुछ पादपों के नाम दिए गज्जरा और कुचला, इनका वो लोग जो आदिवासी हैं, ये लोग इकट्ठा करते हैं। ये कुछ खास प्रकार के पौधे हैं जिनको वो लोग मैदा और उसके लोग उपयोग करते हैं, और यह आशा करते हैं कि वन की आत्मा दया करेंगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजाति मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। क्योंकि आदिवासी लोग हैं, वो जो मधाई मेला होता है आसपास में, या कोई पूर्णिमा का मेला लगता है, जनजाति मेला, उसमें ये लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? जिसमें वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त की जाती है। मुद्रा का कोई उपयोग नहीं होता, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु प्रयोग की जाती है। तो मैदा सोचता है कि उसकी जो वन की आत्मा है वो दया करेंगे, और वो जड़ी बूटियां जो मधाई मेले में या जनजाति मेले में उपयोग करनी है, वो शायद उनको प्राप्त हो जाए। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। और वो याद करने की कोशिश करता है कि कभी उसके बूढ़े लोग, उसके घर के सयाने लोग जब बात करते थे, तो उसमें बताते थे कि ये जड़ी बूटियां कहाँ मिलती हैं। खास वो सोचता है कि मैंने ध्यानपूर्वक, वो चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। जब वो लोग बात करते हैं तो वो सोचता है, यार मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, काश मैंने ज़्यादा ध्यान दिया होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। मैदा और उसके मित्र जानते हैं कि बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से मैदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के विधान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं। अचानक क्या होता है, जंगल में कुछ पत्ते खड़कने की जैसी आवाज आती है, सूखे पत्ते होते हैं। मैदा को लगता है, मैदा और उसके दोस्तों लगता है कि जो बाहरी लोग हैं, जो शहर के लोग हैं या अन्य सभ्यता के अन्य सभ्य क्षेत्रों से आए लोग हैं, वो उन्हें पकड़ने आ गए जैसा लगता है। और मैदा और उसके दोस्त जो जंगल है, छुप उस जंगल के पीछे गायब हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। ये उदाहरण है कि मनुष्य किस प्रकार प्रकृति के अनुकूल हो गया। उसने अपने जीवन को, अपने रहन सहन को, सब पे उसकी प्रकृति की छाप है।